नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। हम आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दादरी तहसील की टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। बकाया नहीं देने पर 3 बिल्डरों के दफ्तर सील किए गए। अंतरिक्ष इंजीनियर्स, हिमालय रियल एस्टेट और यूनिबेरा डेवलपर्स के कार्यालय को सील किया गया है। बिल्डरों ने यूपी रेरा द्वारा जारी आरसी का पैसा जमा नहीं किया था। पैसा जमा करने के बाद सील खोली जाएगी, ये साफ कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। बिल्डरों ने पैसा जमा नहीं किया तो उनकी अन्य संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। आरसी का पैसा नहीं दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर दादरी तहसील की टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। बकाया नहीं देने पर 3 बिल्डरों के दफ्तरों को सील करने की कार्रवाई की गई है। इसमें जो बिल्डर शामिल है उनकी जानकारी भी आपको दे दें। अंतरिक्ष इंजीनियर्स इसमें शामिल हैं, हिमालय रियल एस्टेट और यूनिबेरा डेवलपर्स, यानी कि 3 कंपनियां, 3 लोग, ये 3 कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की गई है और इनके जो कार्यालय हैं, यानी कि इनके जो ऑफिस हैं, उनको सील कर दिया गया है। बिल्डरों ने यूपी रेरा द्वारा जारी आरसी का पैसा जमा नहीं किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पैसा जमा कराने के बाद सील खाली, यानी सील खोल दी जाएगी। तो बिल्डरों ने पैसा जमा नहीं किया तो उनकी अन्य संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है, या तो अब बिल्डर जल्द से जल्द जो पैसा है आरसी का वो दे दें, अन्यथा उनकी अन्य संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बकाया ना देने के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। निशांत हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। निशांत, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दादरी तहसील द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से देखा गया था, का जो बकाया पैसा बिल्डरों पर था, बिल्डरों ने पैसा जमा नहीं किया। कई करोड़ों की संख्या में पैसा है, जिसको लेकर जो 3 बिल्डरों के दफ्तर है उनको सील किया गया है और कहा गया है कि जब तक आप पैसा जमा नहीं कर देते उसके बाद सील खोली जाएगी। हालांकि अगर जो सील पैसा नहीं जमा किया गया तो इनकी अन्य संपत्ति की भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा है कि दादरी जिला प्रशासन जो है, ग्रेटर नोएडा प्रशासन तो जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी कार्रवाई देखी जा रही। तीनों बिल्डरों के दफ्तरों को सील किया गया। कितना बकाया है, इसके बारे में अमाउंट को लेकर खुलासा हो पाया क्या? अमाउंट को लेकर जैसे देखा गया है कि लगभग एक बिल्डर पर 6 करोड़ रुपया बकाया है, जिसको देखते हुए लगभग काफी संख्या में रकम बताया जा रहा है। और रेरा द्वारा आरसी जारी किया गया था, लेकिन पैसा इन्होंने जमा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब पैसा जमा नहीं किया उसको लेकर लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन समय समय पर नोटिस देने के बाद भी जो बिल्डर है वो अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसको लेकर ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनके दफ्तरों को सील किया गया है और आखिरकार अगर जो इन्होंने पैसा जमा नहीं किया तो इनकी अन्य संपत्ति की कुर्की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है निशांत, आप रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट के लिए। तो ये बिल्डरों ने यूपी रेरा द्वारा जारी आरसी का पैसा जमा नहीं किया गया था। जैसे कि हमारे संवाददाता निशांत बता रहे थे कि एक बिल्डर के ऊपर 6 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है, यानी कि अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 18 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको उगाही के लिए अब सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नोएडा के गार्डन गलेरिया में लॉस्ट लेमन बार में हुई ब्रजेश की हत्या के मामले से जुड़ी एक और सीसीटीवी सामने आया है। पब के गेट पर होने वाले विवाद का 3 मिनट 18 सेकंड के वीडियो में मारपीट की जा रही है। ब्रजेश की ओर से फोटो खींचने पर विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल मामले में 8 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। तो ये वो सीसीटीवी आप देख सकते हैं जहां पर ये कहासुनी की शुरुआत हुई थी। निशांत हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए। निशांत, 3 मिनट 18 सेकंड का जो ये वीडियो है, कितना मददगार होगा पुलिस की कार्रवाई में? देखिए, पुलिस के पास सीसीटीवी, जब घटना हुई, घटना के बाद सीसीटीवी पुलिस के पास आ गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अभी तक देखा गया है कि टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। एक जो अभियुक्त है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि इस सीसीटीवी के अंदर जो मृतक है ब्रजेश राय, वो ब्लैक शर्ट ग्रीन पैंट के अंदर है, ब्लैक उसने शूज पहन रखे हैं, और जिसमें देखा गया कि ब्रजेश राय ने जब जिस समय झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, उस समय उस दौरान बहस होने के दौरान में एक फोटो खींच लिया था, जिसको लेकर मैनेजर ने उसको देख लिया फोटो खींचते हुए।
सबसे पहले मैनेजर ने उसको थप्पड़ मारा है और उसके बाद में जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो बाउंसर हैं, जो यमदूत बने हुए हैं इस गार्डन गैलेरिया के अंदर, जो इस रेस्टोरेंट के अंदर, इन्होंने जमकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की है। और सारी पिटाई का जो कारण है, जो बहस होती है, झगड़ा होता है, वो बिल को लेकर झगड़ा होता है। बताया जा रहा है कि जो बियर का बिल था वो कहीं ना कहीं अमाउंट जो है फालतू जोड़ रखा था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बिल गलत है, और उसी को लेकर कहन सुनन हुई और उसके बाद जमकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। आखिरकार इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा रहा है कि सारे लोग इसमें खड़े हैं, बाउंसर भी खड़े हैं, कर्मचारी भी खड़े हैं और मृतक जो है उसके साथी भी खड़े हुए हैं। और उसके बाद में लास्ट में सीसीटीवी के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज न्यूज इंडिया के पास है, उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो मैनेजर है वो बाद में उसको थप्पड़ मारता है और जिसके बाद सारे लोग एक एक कर हाथापाई करनी शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं ब्रजेश को फोटो खींचना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर इसकी मौके पर ही हत्या हो गई। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की हुई है और अब जो है सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक नया मोड़ सामने आया है। बिल्कुल। और अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो इसका मालिक है पब का, उसके बारे में कोई अपडेट? हाँ, देखिए, बताया गया है कि जिस दौरान जो घटना हुई थी उस दौरान के दौरान में मालिक नहीं था वहां पर, ना रेस्टोरेंट के अंदर मालिक था, और तो जिसको लेकर मालिक को कहीं ना कहीं मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उसके में मैनेजर, कर्मचारी, बाउंसर, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको सलाखों के पीछे भेजा गया है। अभी इसमें एक अभियुक्त अज्ञात में फरार बताया जा रहा है। हालांकि कल भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसे उसे भी गिरफ्तार किया गया था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। और पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें सीलिंग की भी कार्रवाई की गई है, रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और ये साफ कह दिया गया है कि अब जितने भी ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन द्वारा कि कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर बाउंसर नहीं रखे जाएंगे। जिस तरीके से अभद्रता की गई है, बदसलूकी की गई है और मारपीट की गई है, उसके बाद हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इन बाउंसरों को, गुंडों को नहीं रखा जाएगा। जिसको लेकर अगर जो कोई भी दिक्कत आती है या ग्राहक आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप नोएडा पुलिस का सहयोग लेंगे, पुलिस आपको मदद करेगी और पुलिस आपका मदद करेगी इस मामले लेकिन को सॉल्व कराएगी। निशांत, इतना आसान होगा ये? अगर, चूंकि हम ये देखते हैं चाहे वो मॉल्स हो या जो भी पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पर अक्सर बदतमीजी देखी जाती है, अक्सर लड़ाई झगड़े या विवाद देखे जाते हैं, अगर ऐसे में पुलिस को फोन किया जाएगा तब तक तो काफी देर हो जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं इस जो घटना हुई थी और इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो उसमें यही साफ आया कि कहीं ना कहीं इन गुंडों ने रेस्टोरेंट के मालिक, जो मैनेजर हैं या कर्मचारी हैं या बाउंसर हैं, उन्होंने कानून को हाथ में लिया था। और जिस तरीके से कानून को हाथ में लेने के चक्कर में एक ब्रजेश राय, जो बिहार का रहने वाला है मृतक, उसकी मौत हो जाती है। उसके 2 बच्चे भी हैं, वाइफ भी थी, यहाँ फैमिली के साथ अपना रहता था नोएडा में, सेक्टर 76 में सोसाइटी में रहता था। और ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था। और जिस तरीके से अब लोग जो है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि लोग जब खाना खाने, अगर जो रेस्टोरेंट के अंदर, बार के अंदर कहीं भी जाते हैं या कोई पार्टी करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस घटना को देखने के बाद लोग सावधानी बरत रहे हैं। तो उसी को लेकर पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी और यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अब जो रेस्टोरेंट के अंदर इस तरीके से कोई भी बाउंसर नहीं रखा जाएगा और कर्मचारी जो है वो अच्छे से ग्राहक का व्यवहार करेंगे। जो भी पार्टी करने जाता है या कोई भी एक दुकान का मामला हो या रेस्टोरेंट का मामला हो, उससे व्यवहार से बात की जाएगी, उसके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। अगर जो कोई भी ऐसी घटना होती है तो पुलिस से मदद मांगी जाएगी, 112 डायल कॉल किया जाएगा या फिर स्थानीय पुलिस को कॉल किया जाएगा। जो सरकारी नंबर है, सीजी नंबर है, एसएचओ के हैं, चौकी इंचार्ज के हैं, उनको किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो गार्डन गैलेरिया मॉल है उसके बाहर ही एक जीआईपी चौकी बनी हुई है, लेकिन जीआईपी चौकी पुलिस कर्मियों को कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई और सारा कानून अपने हाथ में लेकर उसकी मारते मारते उसकी मौत कर दी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है, उसकी हत्या हो जाती है और जिसके बाद ये गंभीर मामला और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ब्रजेश राय जो मृतक है वो ब्लैक शर्ट और ग्रीन पैंट के अंदर खड़ा हुआ है। उसके बाद वो फोटो खींच लेता है, जिसको लेकर ये सारा विवाद होता है। आखिरकार बिल को लेकर ये झगड़ा होता है, जिसको लेकर उसको महंगा पड़ गया है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं कि लखनऊ से खबर आपको बताएं। यूपी पुलिस का ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान जारी है। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर लगे 53,942 लाउड स्पीकर अब तक उतारे गए हैं। 60,295 लाउड स्पीकरों की मानकों के अनुसार उनकी आवाज को कम किया गया है। यूपी पुलिस ने सुबह 7 बजे तक इस डेटा को इकट्ठा किया है।
और आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों को अब टोल देना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% की छूट जारी रहेगी। लखनऊ से गाजीपुर तक 2 मुख्य टोल प्लाजा समेत कुल 13 टोल प्लाजा पर वसूली शुरू हो जाएगी। एक्सप्रेसवे पर बीच के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर 11 छोटे टोल प्लाजा पर भी वसूली होगी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो लोग मुफ्त टोल का आनंद ले रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं इसके लिए भुगतान करना होगा। इधर सहारनपुर पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। 12 अप्रैल को साड़ी व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी की घटना में वांछित नेपाली चोर कैलाश पुलिस के हाथ लग गया है। एक सटीक सूचना पर अभी सूचना विंग इंचार्ज मुबारिक हसन ने अपनी टीम के साथ दिल्ली रोड पर नेपाली चोर कैलाश को घेरा तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। ये तो गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। उसके बाद पुलिस टीम ने गोली चलाई तो एक गोली कैलाश के पैर में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। कैलाश पर 25,000 का इनाम चल रहा था। कैलाश के कब्जे से एक बैग मिला है जिसमें 50,000 नकद व आभूषण के अलावा तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सहारनपुर में एनकाउंटर देखने को मिला है। इस एनकाउंटर के दौरान किस तरह से जो नेपाली बदमाश था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भागने की कोशिश वो कर रहा था लेकिन उससे पहले ही उसको गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने यहाँ पर पुलिस के ऊपर गोली चला दी। हालांकि गोली किसी पुलिसकर्मी को तो नहीं लगी। कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई तो यहाँ पर ये गोली पुलिस के उस बदमाश के पैर में लगी है। हजरत शेख सलीम चिश्ती के 452वें उर्स के मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी फतेहपुर सीकरी पहुंचे। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता, देश में अमन चैन दुआ मांगते हुए दरगाह में चादरपोशी की गई। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी का यह कहना है कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सच हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वकील, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज में जाना है तो दीनी तालीम के अलावा गणित, अंग्रेजी व विज्ञान भी पढ़ना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था अल्पसंख्यक समाज की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज का बच्चा मदरसों के अंदर दुनियावी तालीम पाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। क्योंकि दीनी तालीम लेकर कोई भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो बन सकता है। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस बनना है तो उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। रायबरेली से खबर आपको बताएं, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने सुसाइड किया है। परेशान होकर बीके छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शौदा आए दिन युवती को परेशान किया करता था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भादोखर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित छात्रा बताई जा रही है जिसने आत्महत्या कर ली है। बीए में पढ़ती थी यानी कि अंडर ग्रेजुएट थी और इसी दौरान मनचलों से परेशान होकर उसने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। तो छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने सुसाइड किया है। थाना भादोखर का ये मामला बताया जा रहा है जो कि जनपद रायबरेली में आता है। कन्नौज से खबर आपको बताएं, मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 1 महीने बाद कानपुर में इलाज के दौरान ये मौत हुई है। आक्रोशित मृतक के भाई ने आत्महत्या की कोशिश भी की। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 1 महीने पहले दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। सोरिख थाना प्रभारी से पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है।
बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको बताएं, आज बागपत दौरे पर रहेंगे राज्य मंत्री जसवंत सैनी। राज्य मंत्री जसवंत सैनी पहुंचेंगे बागपत गेस्ट हाउस। राज्य मंत्री गौशाला का निरीक्षण करेंगे, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सीएमओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया जाएगा। राज्य मंत्री जसवंत सैनी आज बागपत गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। राज्य मंत्री गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे, साथ ही वो जिलाधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठकर वो बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक ये हो सकती है। आज बागपत दौरे पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री जसवंत सैनी पहुंचेंगे और गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद वो राज्य मंत्री गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक भी होने जा रही है। सीएमओ कार्यालय का निरीक्षण भी मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। राज्य मंत्री गौशाला का निरीक्षण आज करते हुए देखे जाएंगे। बुलंदशहर के गुलावटी पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, वहीं जवाबी फायरिंग में कुख्यात गोकशी करने वाला इमरान उर्फ सिमी घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असला, कारतूस और एक स्कूटी, नशीली गोलियां और गोकशी करने के औजार बरामद किए हैं। उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस इमरान उर्फ सिमी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र के पितोवास के जंगल में एक पुलिस मुठभेड़ में एक सातिर गोकस जिसका नाम इमरान उर्फ सम्मी है, क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार हुआ है और उसका एक साथी। बढ़ते आगे 2019 में मुंबई में हुई हीरो की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस की टीम ने बागपत में एक आरोपी, एक सराफा व्यापारी के यहां जो छापा मारकर हिरासत में लिया है। चोरी के मामले में आरोपी को अपने साथ मुंबई पुलिस लेकर चली गई है। वहीं पुलिस आगे की तफ्तीश भी कर रही है। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में करीब 15 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी गुलाब उर्फ पप्पू को पुलिस ने धर दबोचा है। दोष सिद्ध होने के बाद कुख्यात बदमाश फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा से उसे गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और चलिए बढ़ते आगे, सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र में गाड़ियों की चोरी की खबर आए दिन मिल रही थी, जिसको लेकर एसओजी और सदर पुलिस गाड़ियों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं चेकिंग के दौरान 5 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। चोरों के पास से 3 कार, 2 बाइक, 7 मोबाइल और एक तमंचा बरामद किया गया है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये सभी चोर किसी जिले में पहले किराए पर मकान लिया करते थे, फिर वहां 2 से 3 महीने रहकर कपड़ों की फेरी लगाते थे और साथ ही गाड़ियों की रैकी किया करते थे, जिन्हें पुलिस की टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। इसमें जो भी है कि पुलिस ने आज भोर में चेकिंग करते हुए, सड़क पर चेकिंग कर रहे थे, संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ असंदिग्ध लोगों को देखा। गाड़ी को रोककर जब उसके दस्तावेजों की डिमांड की गई तो वो लोग नहीं दिखा पाए। जब पूछताछ की गई तो उनमें से 2 लोग बिहार के रहने वाले थे, सिवान और गोपालगंज के, 3 लोग कौशाम्बी के रहने वाले थे। जनपद से बाहर के होने की वजह से और रात का टाइम होने की वजह से इसमें आगे तस्दीक किया गया तो इनके पास से 3 गाड़ियाँ और 2 गाड़ियाँ बोलेरो जो हमारी जनपद से सिद्धार्थ। और झांसी में सीपीटी टीम और रेलवे पुलिस द्वारा ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रेन सर्चिंग के दौरान यात्री के पास बिना बिल के चांदी के आभूषण को बरामद किया गया है। टीम ने मुरैना से ग्वालियर के बीच कलिंगा एक्सप्रेस में एक व्यक्ति के पास से तकरीबन 5 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण के साथ उसको पकड़ा है। यात्री मौके पर चांदी के आभूषण के संबंध में कोई बिल नहीं दिखा सका है, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। और लखनऊ से खबर आपको बताएं, सीएम योगी के निर्देश पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया जाएगा।
आज से अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया जाएगा। सिक्किम, हिमाचल से 400 मेगावाट बिजली जुटाई जाएगी। बैंकिंग व्यवस्था से भी बिजली मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। पूर्व में दी गई बिजली के बदले बिजली लेने की व्यवस्था है, जिसको बैंकिंग कहा जाता है। 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से मिल सकती है। 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिल सकती है। बिडिंग के जरिए भी बिजली की व्यवस्था हो रही है। 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। और देश के कई राज्यों में बिजली संकट से आफत बनी हुई है। कोयले की कमी की वजह से बिजली कटौती का दौर शुरू हो गया है। इधर गर्मी की बेचैनी है तो उधर बिजली कटौती से आम लोग परेशान हैं। बिजली संकट की वजह से करीब 3 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है और इस बिजली संकट को लेकर विपक्षी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भीषण गर्मी में कोयले ने बढ़ाई आफत। पावर कट से आम लोग हो रहे हैं परेशान। तापमान बढ़ा, कोयला घटा। कहां होगा पावर कट। इधर गर्मी से बेचैनी है तो उधर बिजली संकट से आफत बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी तो कोयले की कमी भी तुरंत सामने आ गई। देश के कई हिस्सों में तापमान 44 के पार पहुंच चुका है, लेकिन अब बिजली संकट का पारा भी हाई हो गया है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली का संकट भी आम लोगों को परेशान कर रहा है। लोग पहले से ही गर्मी से राहत पाने के तरीके निकाल रहे थे, लेकिन अब बिजली कटौती को लेकर हर घर में टेंशन बढ़ गई है। हालत ये है कि देश भर के कई राज्यों में बिजली कटौती का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में कई राज्यों में 3 से 7 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। यूपी में भी बिजली संकट आसानी से दिखाई दे रहा है। शहर शहर लोग हाथ के पंखे का सहारा लेकर खुद को गर्मी से राहत दे रहे हैं। इस बिजली के संकट की असल वजह क्या है, जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बिजली संकट के पीछे पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई न होना है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के 4 पावर प्लांट में से 3 प्लांट में कोयले की कमी है, जिसकी वजह से प्रदेश वासियों को बिजली संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस बीच विपक्षी दल भी अब केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कोयले की सप्लाई न होने पर ही बिजली का संकट गहराया हुआ है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कोयला पर्याप्त है और विपक्षी दल सिर्फ इसका प्रचार करने का काम कर रहा है। ये चढ़ता पारा और बिजली घरों से गायब होते कोयले के बीच सरकार और विपक्ष के दावों में कितना दम है, ये तो जमीनी हकीकत ही बता रही है। ये चढ़ता पारा और बिजली घरों से गायब होते कोयले के बीच सरकार और विपक्ष के दावों में कितना दम है, ये तो जमीनी हकीकत ही बता रही है। कोयले की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे ने कोयले ले जा रही माल गाड़ियों को तुरंत ग्रीन सिग्नल देने के लिए आदेश दिया है। देश प्रदेश में लोग गर्मी से ज्यादा बिजली संकट से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को पूरा दिन बिना बिजली के निकालना पड़ रहा है। कोयले की भारी किल्लत के बीच बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, स्कूल, कॉलेज से लेकर अस्पतालों तक की हालत खराब हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में कोयला पर्याप्त है, तो बिजली संकट की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और अगर पावर प्लांट के लिए कोयला पर्याप्त नहीं है तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? और इस कमी को पहले से ही पूरी करने की योजना क्यों नहीं बनाई गई है? सवाल ये भी है कि 25 करोड़ आबादी वाला यूपी हो या देश के दूसरे राज्य हो, अचानक बिजली संकट कैसे पैदा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद में लगातार आ रहे कोरोना के मामले सामने। बीते 24 घंटे में 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में कुल एक्टिव केसों की संख्या पहुंची है 338। बीते 24 घंटे में 51 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के मामलों को लेकर अपडेट आपको दिया जा रहा है। गाजियाबाद में लगातार तेजी से मामलों को बढ़ते हुए देखा जाता है। पिछले 24 घंटे में 55 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो 338 ये संख्या पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 51 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए, यानी कि 51 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। तो गाजियाबाद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 338 पहुंच गई है और बीते 24 घंटे में 51 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।